कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों का खून पसीने से बेदाग थी। 2वीं शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एक्टिवा, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई वालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। क्यों है शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। अरे देखो देखो, आ गए लाट साहब, अजीज बहादुर आ गए। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम। कैदियों के साथ तुम लोग जो हैवानी सुलूक करता है, हम बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी काटने से जो मिट्टी निकलेगा
उससे हम नीचे का दलदल को बढ़कर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता है सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में ये विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री हाजिर है, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार जी हुजूर। सुनो, इनसे कह दो तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता है? हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी। Get it? वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धधक रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात कहाँ, यहाँ कैसे इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हों या काम कर रहे हों। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती है। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद
यदि कैदी काम पूरा न कर पाते तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार जी हुजूर, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। कल से इसका गाना बंद जी, सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी हुजूर, ये पहला बार काम नहीं पूरा किया जी, इस वास्ते इसको 1 हफ्ता हथकड़ी में रखो। जी हुजूर, ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो, इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। और मारो। क्यों सावरकर, तुम भी पागलपन का बहाना करेगा क्या? जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। ये सब अत्याचार बंद करो, वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, छूट नहीं, रियायत नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार में 3 कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता, दिल दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा खनखना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर छुपकर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। हम जबरदस्ती क्या हो गया? क्या हो गया? अरे इसकी तो क्यों लट गई? अरे इसकी तो क्यों लट गई है? इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? लाश को गुपचुप ठिकाने लगा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में बहा दीजिए। कैसा? ऐसा ही करो, झटपट ले जाओ उसे, झटपट ले जाओ। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। 37 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया।
रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफ दौर खत्म हो गया। मगर एक और सारी दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में भी उन्होंने काफी जुल्म ढाया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लादकर दूर समंदर में फेंक दिए जाते। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। শত কোটি প্রণাম জানালেও কম পড়বে সেই হাজার হাজার মানুষদের জন্যে যারা নিজের সুখ শান্তি জীবন সবই উৎসর্গ করেছিল স্বাধীনতার জন্যে। এই আজকে আমাদের স্বাধীনতার জন্যে স্যাক্রিফাইস করেছিলেন তারা তাদের জীবন, আর আমরা কতটাই মর্যাদা দিতে পেরেছি তাদের এই আত্মবলিদানকে? এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা দেবেন, নিশ্চয়ই ভাববেন আর আপনারা জানাবেন আপনাদের উপলব্ধি।